हम्म तो चलिए शुरू करेंगे। आज की क्लास में स्टैटिक जीके का लाइव टेस्ट होगा, जिसमें मैं 50 क्वेश्चंस का, एमसीक्यू के क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन करवाऊंगा। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको 50 क्वेश्चंस प्रिपेयर होंगे, मतलब कहने के लिए 50 क्वेश्चंस। अगर एक्सप्लेनेशन के नंबर्स भी जोड़ लो तो एक एक्सप्लेनेशन में कम से कम 1 से 2 नंबर जुड़ते हैं। तो कुल मिलाकर 150 मार्क्स के क्वेश्चंस प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का ट्रेडिशनल क्वेश्चन होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कुछ टर्म्स होगा, साइंस एंड टेक के मिलेंगे कुछ क्वेश्चंस, कुछ कल्चर एंड सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस, एनिमल हस्बेंड्री, इन्वायरमेंटल साइंस और साथ ही साथ एग्रीकल्चरिंग के क्वेश्चंस के साथ करंट अफेयर्स और सेंसस 2011 भी इसमें मिलेगा। मतलब कुल 12 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन जनरल स्टडीज का होगा। स्टैटिक जीके का मिसलेनियस पार्ट होगा ये। तो देखिए, और एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपको मेरी इंग्लिश की बैच करनी है तो मैं प्लस की मास्टर बैच लॉन्च किया हूँ। रात में 10 PM पर मेरी ये क्लासेस आप कर सकते हैं कभी भी। इसमें एसएसबी के भी कुछ टिप्स देता रहता हूँ। तो मैं प्लस का एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। जो मेरी रात की क्लास चलती है वो रात में 10 बजे प्लस की क्लासेस भी चलती है, उसमें मैं इंग्लिश की क्लासेस लेता हूँ। याद रखिएगा, हमारा टेलीग्राम लिंक है वाईफाई डिफेंस एग्जामिनेशंस। आप चाहें तो इनसे जुड़कर जो है बहुत सारी चीजें पा सकते हैं, जैसे हमारा पीडीएफ, बहुत सारी सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन। चाहें तो आप ऑन डिमांड क्लास पा सकते हैं, आपको एक बहुत अच्छा ग्रुप मिल जाता है। मेरी आने वाली क्लासेस के लिंक्स भी इसी ग्रुप में शेयर कर देते हैं हम। तो सभी जुड़िए और लेट्स क्रैक डिफेंस एग्जाम के नाम से ढूंढेंगे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, नहीं तो ये लिंक कॉपी पेस्ट कर लीजिए। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में भी मेरा जो है सारा डिटेल दिया रहता है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप मेरी क्लासेस, टेलीग्राम के लिंक, कोड, स्पेशल क्लासेस, अन अकेडमी का लर्निंग ऐप, सब कुछ पा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, जिसमें आपको मिलता है लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस, जरूर लीजिए। ये कोर्स हमारा पड़ता है करीब 9,900 का डिस्काउंट के साथ। लेकिन अगर आप आइकॉनिक लेना चाहते हैं, जिसमें आपको पर्सनल गाइडलाइन, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, अच्छा स्टडी मटेरियल और साथ ही साथ स्टडी प्लानर मिल जाता है। आपका टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, हमें कोऑर्डिनेटर होता है, आपको हर समय गाइड करता रहता है। तो अगर लिटरली सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, जो बच्चे जॉब कर रहे हैं, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, या फिर जो सीरियस हैं और इनके पास टाइम कम है किसी भी कारण से, तो ये बच्चे सीरियस हो जाएं, आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लें। आइकॉनिक के सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे अभी हम। आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जो है ये आपका पड़ता है 13,200 का। 13,200 का पड़ता है। लेकिन अगर KSS10 कोड लगाकर प्रोसीड टू पे करोगे तो 10% का इंस्टेंट ऑफ, मतलब 1,320 रुपए इंस्टेंट ऑफ हो जाता है, और ये पड़ता है 11,880 का। तो जरूर लीजिए, इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं, हम प्लस से ही खुश हैं, तो स्विच कर जाइए प्लस पर। इसमें भी आपको सीटीएस, एफकेट और सीएफके तीनों की इस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। मतलब तीनों की बैचेस में आप इनरोल करके पढ़ सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन में तीनों प्रिपरेशन, 3 एग्जाम दे सकते हो। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन, जिसमें 11,000 रुपए आपको दिखा रहा होता है। लेकिन अगर आप मेरा कोड लगा देते हो KSS10, तो इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, मतलब 1,100 रुपए का डिस्काउंट होता है। तो ये पड़ता है 9,900 का। अगर आप इसमें क्वाइंस लगा दें तो और सस्ता हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो आइकॉनिक या प्लस सोच समझ कर लीजिए। आइकॉनिक जॉब ओरिएंटेड बच्चों के लिए, टारगेटेड बच्चों के लिए होता है। खैर, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो मैं बताता रहूंगा। लेकिन अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे स्टैटिक जीके के 50 क्वेश्चन। जैसे अभी एक क्वेश्चन है सामने कि एंड द एंड ऑफ द इमेजिनेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मैं बता दूं, अरुंधति रॉय ने लिखी। एक बुक इन्होंने लिखी थी, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए इनको मैन बुकर प्राइज मिल चुका है 1997 में। आगे चलकर इन्होंने 2016 में एक बुक लिखी, द एंड ऑफ द इमेजिनेशन। काफी अच्छी बुक है, काफी चीजों का इनका कलेक्शन है, नॉलेज है, फिलोसफी है। Many other things are also given here. Is that clear? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि और क्या भी चीजें हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस छोड़कर आगे बढ़ता हूं मैं।
जैसे निम्नलिखित में से कौन एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? मैंने पिछली क्लास में बताया था कैस्परस्काई, नॉर्टन और अवॉस्ट, अवीरा और साथ ही साथ K7 और भी ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस वाले हैं। लेकिन लाइनक्स एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो विंडोज को और एंड्रॉइड को ऑपरेट करता है। एवरीबॉडी गॉट इट? आगे बढ़े। तो चलिए आगे देखते हैं अगला अगला क्या क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि भैया कौन सा मंदिर अपने स्थान से सही ढंग से मेल नहीं खाता? मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश वाला, बैद्यनाथ उड़ीसा, त्र्यंबकेश्वर कर्नाटक या सोमनाथ का मंदिर बिहार? तो मैं बता दूं मल्लिकार्जुन बिल्कुल सही आंसर है, बैद्यनाथ उड़ीसा में है बिल्कुल सही है। नहीं, बैद्यनाथ उड़ीसा में नहीं, ये गलत है। त्र्यंबकेश्वर कर्नाटक में नहीं है, बिल्कुल गलत है। सोमनाथ बिहार में, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें से सही ढंग से मेल खाने वाला जो है वो मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश है। हमेशा याद रखिएगा मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में पड़ने वाला एक मंदिर है, और याद रखेंगे ये अ, ज्योतिर्लिंग में से सोमनाथ का मंदिर जो है वो ज्योतिर्लिंग का एक माना जाता है। ठीक है, खैर 12 ज्योतिर्लिंग और उनके स्थान याद कर लीजिए क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो आप उसमें कंफ्यूज ना होइए। चलिए खैर और भी आगे बढ़ेंगे, जहां तक मैंने क्वेश्चन करा दिया था। जैसे एक क्वेश्चन आया था पिछली क्लास में कि एवरी वोट काउंट्स, एवरी वोट काउंट, दिस इज द स्टोरी ऑफ द इलेक्शंस वाज रिटन बाय, ये किसने लिखी है? लिंगडोह ने, अंसारी ने, नवीन चावला ने या वायस कुरैशी? निम्नलिखित में से किसने ये बुक लिखी? एवरी एवरी वोट काउंट्स, सोच कर बताइए किस पे टिक लगाना चाहेंगे? तो बताएंगे कि भैया नवीन चावला जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी रह चुके हैं, इन्होंने इन्होंने लिखी है एवरी वोट काउंट्स, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारी चीजें क्वेश्चंस आती रहेंगी। एक्चुअली नए क्वेश्चंस में शुरू करना चाहता हूं, जैसे संतरे को लेकर भौगोलिक संकेत, ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन चालू हुआ था, अभी मैं रिवीजन में डाला हूं ये सारे, अभी नए क्वेश्चंस भी आएंगे। तो फैजाबाद, कुर्ग, मेरठ या वायनाड? तो याद रखिएगा संतरे को लेकर कि भैया हमारा ये पेटेंट हो गया है, ये किया है कुर्ग कर्नाटक ने। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि जरा दूरदृष्टि को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले लेंस किस प्रकार के होते हैं? अवतल लेंस, द्विफोकल लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार? मतलब जरा दूरदृष्टि का मतलब होता है कि उसमें निकट दृष्टि दोष भी है, दूर दृष्टि दोष भी है, तो दो लेंस लगना चाहिए था ना, इसी को प्रेस बायोपिया कहते हैं। आपको पता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, और अगर दोनों में प्रेस बायोपिया हुआ है तो उसके लिए जो कॉमनली लेंस टाइप यूज्ड होता है वो जरा दूरदृष्टि के लिए यूज होता है, दैट लेंस इज बाइफोकल लेंस। ओके, गॉट इट? याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। एक रिकॉर्डेड सेशन जैसा ये तेजी से चलेगा और इसमें बहुत सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपका कंसंट्रेशन और लिसनिंग पावर बहुत धांसू होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बारानी शब्द का अर्थ क्या होता है और ये किस टर्मिनोलॉजीज, मतलब ये टर्मिनोलॉजी जो है वो एग्रीकल्चरिंग में किस चीज से जुड़ी हुई है? तो कृषि तो चारों में ऑप्शन दिया है, लेकिन ये किस प्रकार की कृषि है बरानी? विच काइंड ऑफ एग्रीकल्चर? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्रीकल्चर द टर्म बरानी रिफर्स टू? तो सिंचित खेती, इरिगेटेड, या फिर शुष्क ड्राई, या फिर वर्षा पर बेस्ड, रेनफॉल बेस्ड, या फिर मिक्स्ड फार्मिंग? तो राइट आंसर होगा बरानी का मतलब रेनफॉल होगा,
वर्षा पर आधारित कृषि जैसे बहुत सी जगहों पर होता है, बहुत से राज्यों में देखा होगा वर्षा पर ही आधारित है। वर्षा नहीं होगा उस दिन प्रोटेक्शन नहीं होगा। लगान पिक्चर में भी आप लोगों ने ये चीज देखी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि सतनामी आंदोलन की स्थापना जो हुई थी 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में, तो सतनामी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? नारायण गुरु, हरिदास ठाकुर, गुरु घासीदास या केशव चंद्र सेन? 25 क्वेश्चन के बाद हम लोग जो है बहुत सराउट कपिल भाई क्या हो गया, क्यों हंस रहे हो? हाँ अब 2 बजे रात की क्लास में बच्चे थोड़ी होते, क्या ही करोगे। खैर वॉट एवर, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताएंगे कि गुरु घासीदास के द्वारा ये शुरू किया गया। याद रखिएगा, सतनाम का मतलब होता है द पाथ फॉर द ट्रू नेम। घासीदास ने जो है इसको स्टार्ट किया था फॉर दोज हु आर लिटरली बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट। ओके, खैर इनके लिए काशीराम ने, मायावती ने और भी बहुत से लोगों ने स्टेप्स लिए हुए थे। खैर चलिए आगे देखते हैं। वित्त आयोग की नियुक्ति के लिए भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णन है? सब जानते हो वित्त आयोग और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से जो है संबंधित हो जाता है? 200, 320, 290। तो राइट आंसर होगा ए। याद रखिएगा आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है, जो कि प्रेसिडेंट के अंडर में आता है। एंड मेनी अदर एक्सप्लेनेशन इज आल्सो गिवन हियर। चलो, लक्ष्य 3, टारगेट 3 बिलियन। टारगेट 3 बिलियन नाम की एक बुक थी, किसने लिखी? प्रणब मुखर्जी, शंकर दयाल शर्मा, रामनाथ कोविंद या एपीजे अब्दुल कलाम? किसने लिखी? सोचिए और बताइए मुझे, मन में सोचिए और करते रहिए, आंसर दिमाग में आएगा, फिर मैं मुझे बताइए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा क्यों हुआ। तो याद रखेंगे कि भैया लक्ष्य 3 बिलियन book is written by APJ Abdul Kalam with the collaboration of सृजन पाल सिंह। याद रखिएगा कि उन्होंने विजन इंडिया 2020 भी लिखी हुई है, और साथ ही साथ ये 2002 से लेके 2007 तक एपीजे अब्दुल कलाम हमारे प्रेसिडेंट रहे। ये रामेश्वरम में पैदा हुए हैं, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है 1997 में। पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ये दोनों चीज से ये उपाधि मिल चुकी है। साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने एक किताब लिखी थी विंग्स ऑफ फायर। डॉक्टर कलाम जो है 2015 में एक जगह शिलोंग की या एनीवेयर एल्स वो लेक्चर देते हुए सडन में जो है डिमाइस करके, ठीक है। खैर चलो, और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जैसे कंदरिया मंदिर जो है वो कहाँ पड़ता है? तो बताएंगे कि भैया ये आपके खजुराहो में पड़ता है, और ये राष्ट्रकूटों ने बनवाया है। एक और अच्छा क्वेश्चन आता है कि तरल इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल कौन कौन से होते हैं? तो मैं बता दूं, अल्कोहल यूज किया जाता है इस तरह के थर्मामीटर में। ओके, एक और क्वेश्चन आता है, देखो जैसे थोड़ा पीछे की तरफ चलें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है। IAAF मेल एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड किसको जाता है? तो बताएंगे कि IAAF मेल एथलीट अवार्ड गोज टू सैन बोल्ट, जमाइका के हैं। इन्होंने कुल मिलाकर 6 बार ये अवार्ड जीता है, और इन्हीं को हराया या इनका रिकॉर्ड तोड़ा अल्माज अयाना ने, जो कि इथोपिया के हैं। उन्होंने 10,000 मीटर को 14 सेकंड में पार करके दिखाया, ठीक है। कहा जाता है कि उसेन बोल्ट की एक मसल है ही नहीं है जिसकी वजह से ये ज्यादा तेज दौड़ते हैं। सम काइंड ऑफ दिस, इस तरह का कोई इशू है, पता नहीं सच है कि झूठ, क्योंकि मैंने ये पिक्चर देखी थी रश्मि रॉकेट में, ठीक है, जिसकी वजह से ये इनके अंदर कुछ मतलब इस काइंड ऑफ एबनॉर्मेलिटी और सुपर पावर कह लो, तो इसकी वजह से काफी तेज दौड़ लेते हैं। ओके, गॉट इट।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां से थोड़ा सा डिस्कशन के साथ पढ़ेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, बहुत ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज hosted by an international summit which adopted a declaration on digital health। हिंदी में पढ़ देते हैं कि किस शहर ने डिजिटल स्वास्थ्य पर अपनी एक घोषणा पत्र अपनाई या घोषणा की। क्या दिल्ली, पेरिस, टोरंटो या ढाका? किसने ऐसा किया, अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में मेजबानी की जिसने डिजिटल स्वास्थ्य पर एक घोषणा की? बहुत अच्छा जो है ये क्वेश्चन बनता है, और सोचिए और बताइए कि किस पे टिक लगाना चाहेंगे। तो बताएंगे कि भैया जब कभी भी अगर हम इस तरह के क्वेश्चंस को देखें तो याद रखेंगे कि द आंसर इज दिल्ली। डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट हुई है 2019 को। इसमें यूनियन हेल्थ मिनिस्टर और फैमिली वेलफेयर के साथ आए, आईटी मिनिस्टर भी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में हुआ और एक कोलैबोरेशन था, ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप, जीडीएचपी, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि द डिक्लेरेशन मार्क्स इंडियाज कमिटमेंट टू मैक्सिमाइज द डिजिटल हेल्थ। ये इसलिए किया गया कि इंडिया में डिजिटल हेल्थ को ज्यादा मैक्सिमाइज किया जाए। आयुष्मान भारत के तहत ये योजना शुरू करी गई। जब से कोविड फैला है तब से लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो गए हैं लोग, और ऑनलाइन बैठकर, चाहे वो फोन पर टेलीकॉलर, टेलीक्यू ट्यून या फिर टीवी एड, हर तरह से जो है इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं आईटी सेक्शन के माध्यम से। है चलो, सेंसस 2011 के अनुसार कौन सा राज्य या फिर कोई केंद्र शासित प्रदेश साक्षरता दर के मामले में दूसरी रैंक पर है? पहले पर तो केरला है, दूसरे पर कौन है, कोई आइडिया है? तो मैं बता दूं, क्या वो गोवा है, लक्षद्वीप है, मिजोरम या पुडुचेरी? एज पर द सेंसस 2011, क्योंकि सेंसस 2021 भी आने वाला है, इसलिए 2011 का क्वेश्चन पूछने के चांसेस हैं, क्योंकि साल भर बाद ये सारे क्वेश्चंस बदल जाएंगे, इसलिए अभी पूछकर खाली हो जाएगा। इसलिए सेंसस 2011 जरूर याद करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरीज क्लेम्ड second rank in terms of the literacy rate? That answer is लक्षद्वीप। कावरत्ती जिसकी राजधानी है, मूंगों से बना है, कोरल रीफ से बना हुआ। तो लक्षद्वीप एक ऐसा सेकंड नंबर पर आने वाला केरला के बाद, ठीक है, जहां तक मुझे लगता है 91%, ठीक है, और केरला को 94% जो है साक्षर कहा जाता। बात वो अलग है कि अब ये 100% हो गया है, लेकिन याद रखिएगा कि 2011 के सेंसस के अनुसार ये 94 था और ये 91 था। उसके बाद कौन है देख लीजिए। यहाँ की लिटरेसी रेट केरला की 94 है, और लक्षद्वीप की 91.8 है, मिजोरम की 91.3 है, गोवा चौथे नंबर पे है 88.7, त्रिपुरा 87.2 है। अगर हम नीचे से बात करें तो सबसे गंदा बिहार, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और लास्ट में आंध्र प्रदेश की सिचुएशन है। सबसे गंदे नंबर पे बिहार और अरुणाचल प्रदेश। अगर हम पूछें कि पहली बार जो है वो सेंसस कब निकाला गया, तो 1881 में। आपको सुना होगा जनगणना में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी सबसे पहले, और 2011 का जो जनगणना हुआ है वो चंद्रमौली के अंडर में 15वें सेंसस के रूप में जाना जाता है। समझे? लिटरेसी रेट्स ऑफ इंडिया अगर हम बात करें तो ओवरऑल कितनी है? 73। केवल केरला की राज्य स्तर से नहीं पूछा, अगर ओवरऑल इंडिया की निकाले एवरेज, ऑन एन एवरेज तो 73 है। और अगर हम बात करें कि 2001 में कितनी थी, तो थी 64। मतलब लगभग लगभग 10 बढ़ गई। अब देखिए 2021-22 में क्या होता है, कॉलेज स्कूल्स बंद थे, पता नहीं लिटरेसी काउंट हो भी कि नहीं। व्हाट डू यू से? चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डोमेन नाम क्या होता है समझो। डॉट यूपी ट्रिपल एस सी डॉट NIC डॉट इन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन? व्हाट डज इन स्टैंड्स फॉर? तो जब कभी भी किसी देश का डोमेन नेम लगाना होता है तो उस देश के शुरू के एक, दो या तीन लेटर्स को लेकर बनाया जाता है स्मॉल लेटर में। तो इंडिया है तो डॉट इन हो जाएगा। तो AU क्या है? ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए था, कॉमन सेंस।
ऑस्ट्रिया 8 आ जाता है। तो याद रखिएगा, एं, एंटीगुआ नहीं है। एयू का मतलब, एयू का मतलब होता है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रिया 8 आ जाता है। अफ्रीकन यूनियन के लिए एएफ आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा कि किसी भी देश का पहला 2 से 3 लेटर उस देश का डोमेन नेम होता है। याद रखेंगे, अ वेब डोमेन नेम इज अ सीक्वेंस ऑफ अ लेटर और अ नंबर और अ हाइफन्स separated by one or two more periods dot, which is pointer to the unique numerical IP on the IP address on a computer network such as internet. A web domain name always ends with an extension of 2 to 3 characters. Two-letter domain established for geographical location. For example, AU stands for Australia. com.au registrants must be Australian or have registered business internet Australia. तो सीधी सीधी बात कि किसी भी देश का पहला नाम कहलाता है। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किस शहर ने हाल ही में हिंदी को अपनी तीसरी आधिकारिक अदालती भाषा के रूप में रख लिया? पहली इंग्लिश रखे होंगे, दूसरी हिंदी होगी, अब सॉरी अब उनकी क्षेत्रीय भाषा होगी, और तीसरे नंबर पे किसको रख दिया? पहले तो अपनी मातृभाषा होती है, हो सकता है कोई हो, दूसरे नंबर पे इंग्लिश होती है, तीसरे नंबर पे हिंदी को डाल दिया। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने अपनी तीसरी आधिकारिक अदालती भाषा के रूप में हिंदी को तवज्जो देते हुए? यजमान, आबू धाबी, शारजाह या फिर दुबई? तो याद रखिएगा, राइट आंसर जो है वो आबू धाबी होगा। आबू धाबी इज द राइट आंसर। हैव यू रिकॉर्डेड? Abu Dhabi has included Hindi as its third official language. अरेबिक और इंग्लिश जो है फर्स्ट और सेकंड है, एंड थर्ड पर जो है उसको रख दिया किसको? मैंने कहा ना, अरेबिक अरबी है, अबू धाबी अरब में है, तो पहली मातृभाषा होगी, दूसरी इंग्लिश इंटरनेशनल होगी, तीसरे नंबर पे हिंदी को रख दिया। और वैसे भी अबू धाबी में बहुत सारे इंडियंस आते जाते रहते हैं। द इंडियन कम्युनिटी इन यूएई नंबरिंग कितने मिलियन कॉन्स्टिट्यूट 30% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन? क्योंकि इंडिया के लोग कम से कम उनकी पॉपुलेशन के 30% है, तो इस वजह से यहाँ पर हिंदी को तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में रख दिया गया। हाइपोकैलेमिया क्या है? व्हाट इज द कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ? हाइपोकैलेमिया इज कॉज्ड बाय विच डिफिशियंसी? किस चीज की कमी से हाइपोकैलेमिया होता है? कैल्शियम, आयोडीन, आयरन या पोटेशियम? सोचो और बताओ मुझे। जो बच्चे लेट नाइट अटेंड कर रहे हैं कमेंट भी करें। वैसे सुनते रहिए, सुनने से भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। और आज मैं सुनाने वाले फ्लो में चल भी रहा हूँ, रिकॉर्डेड सेशन जैसे ये क्लास चल रही है। बट अगर चाहें तो वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया, उसमें आंसर दीजिए। हाइपोकैलेमिया किस चीज की कमी से होता है? तो पोटेशियम की कमी के कारण आपको हाइपोकैलेमिया नाम की बीमारी हो जाएगी। ठीक है, पोटेशियम का लेवल कम होता है तो हाइपोकैलेमिया हो जाएगा। आगे बढ़े। कश्मीर के राजाओं का वर्णन देने वाली कल्हड़ की एक किताब थी। कल्हड़ ने कश्मीर के राजाओं का इतिहास लिखा, कश्मीर का इतिहास लिखा, मतलब उनका पॉलिटिकल और उनका फिजिकल ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन, जिसमें इकोनॉमिकल, सोशल, रिलीजियस, हर तरह के डिस्क्रिप्शंस आपको मिलते हैं। तो कश्मीर के राजाओं का डिटेल विवरण कौन सी पुस्तक में कल्हड़ ने किया? तो कल्हड़ की राज तरंगिणी। याद रखिएगा, कथाकथित सागर, दीपवासना, विनय पिटक ये सब में नहीं है, मेनली कश्मीर का इतिहास राज तरंगड़ी में। राज तरंगड़ी का मतलब होता है, राज मतलब होता है किंग्स, तरंगड़ी मतलब होता है नदी, द रिवर ऑफ द किंग्स। राजाओं की नदी बह रही थी उस समय, राजा पे राजा आए जा रहे, बहे जा रहे, आगे बढ़े जा रहे, सब सुपर हिट होते जा रहे। तो यही इसी वजह से राज तरंगड़ी नाम लिखा। किसने लिखा? कल्हड़ ने। किसका इतिहास था? कश्मीर के राजाओं का इतिहास। किस भाषा में था?
संस्कृत भाषा में। इट इज डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स, ईच ऑफ विच इज कॉल्ड तरंग। राज तरंगणी, तरंग 1, तरंग 2, तरंग 3, ऐसे करके तरंग 8 भागों में बटा हुआ। किसका इतिहास था? कश्मीर के इतिहास का वर्णन था। देखो, लैंडमैन वैन सुने होंगे, एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ऐसे होता है MAN। तो एरिया नेटवर्क तो समझ में आ रहा। अब M फॉर क्या होता है? मेकशिफ्ट, मेट्रोपॉलिटन, मासिव या मास्टर। तो मैं बता दूं, मैन का मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि 5 से 50 किलोमीटर की रेंज को 5 से 50 किलोमीटर की रेंज को कवर अप करता है। क्या बताया मैंने कि मैन जो है वो 5 से 50 किलोमीटर के डायमीटर को कवर अप करता है। इसका मतलब होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ऐसे ही होता है लैन, ऐसे ही होता है वैन। लैन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क, वैन को बोलते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। आगे बात समझ, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन सुनते रहो। स्पीड इसीलिए बनाया है कि ज्यादातर चीजें सुनकर समझ में आएंगी और याद भी हो जाएगा। एंड डोंट वरी अबाउट इट, मैं हूं, करा दूंगा। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप तो बताएंगे कि भैया रोवर्स कप जो है ये हमारा, व्हाट डू यू से, रोवर कप इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? इज इट रिलेटेड टू स्विमिंग, लॉन टेनिस, फुटबॉल या फिर स्नूकर? तैराकी, लॉन टेनिस, फुटबॉल या स्नूकर। तो रोवर्स कप फुटबॉल से रिलेटेड, दिमाग में बैठा लीजिए। इसमें रोअर करते हैं इसलिए रोवर्स नाम है। देखा होगा फुटबॉल में चिल्लाते हैं, तैराकी में कोई नहीं चिल्लाता, लॉन टेनिस में कोई नहीं चिल्लाता, फुटबॉल में पैशन होता है, स्नूकर में कोई नहीं, सब चुपचाप खेलते हैं। तो इसलिए ऐसे याद कर लो, रोवर्स, रोअर, रोअर 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 मीन्स चिल्लाना। तो फुटबॉल से ऐसे याद कर लो। स्पेलिंग अलग है बट आई जस्ट वांट टू मेक अ सिंपल नेमोनिक्स की इजिली याद हो जाए। चलो आगे बढ़ते हैं। फुटबॉल से रिलेटेड है रोवर्स का। ब्रिटिशर्स ने 1891 में बॉम्बे में सबसे पहले शुरू किया। इनॉग्रेशन ईयर विटनेस द फर्स्ट वॉर्स्टर रेजिमेंट एज द विंटर। चलो खैर आगे बढ़ेंगे। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? BSP बोलते हैं ना। तो BSP के संस्थापक कौन थे? लक्ष्मण सिंह, मुंशीराम, देवलाल, काशीराम, मायावती। तो मायावती इन्हीं की शिष्या थी। इन्हीं पर मैडम चीफ मिनिस्टर करके ऋचा चड्ढा की पिक्चर आई थी। देखा होगा, उन्होंने बहुत अच्छा मायावती का रोल प्ले किया। तो बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? और उनके गुरु काशीराम। इनके आधार पर बहुत सारे अपार्टमेंट गरीबों में बांटे गए, बहुत सारे गरीबों को घर मिला। तो ये थे हमारे बीजेपी के BSP के संस्थापक। इज दैट क्लियर? मायावती का वो पढ़िएगा। ऐसी औरत जो अकेले दम पर सारे सेक्शन को सही कर दी थी। काफी बड़ा इनका डॉक्यूमेंट्री भी मैं देख रहा था। लिटरली impressive, and she was not so much beautiful, but the work she has done was literally appreciable. A magnum opus work has been done. लखनऊ को देखो कितना सुंदर बना दिया। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। तो बहुजन समाजवादी पार्टी इंग्लिश मेजोरिटी पीपुल्स पार्टी थी पहले, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया के नाम से जानी जाती। BR अम्बेडकर इसमें रह चुके हैं, ठीक है। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ अम्बेडकर जी ने दलित लोगों के उत्थान का काम किया ना, तो भीमराव अम्बेडकर के, बाबा साहब के ही एनिवर्सरी पर 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने इसको स्टार्ट किया था। और एक बड़ी पार्टी है, ये नेशनल पार्टी मानी जाती है भारत की। इट रिप्रेजेंट्स द लोएस्ट लेवल ऑफ पीपुल्स एट द हिंदू सोशल सिस्टम। The designed member of these are scheduled caste, scheduled tribe और other backward classes, जो पिछड़े लोग हैं, इससे जुड़ते हैं और अपना सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल विकास करने में लग जाते हैं। अगर ये एजेंडा फॉलो करते हैं तो ये पूरी तरह से सक्सेसफुल माने जाते हैं। झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा गलत है? Which of the following lakes and their location is not correctly matched?
लोनार झील महाराष्ट्र में है, लोकटक झील मणिपुर में है, चिल्का झील आंध्र प्रदेश में है, रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। एक मिस्टोरियस झील मानी जाती है रूपकुंड झील। अब बताइए कौन सा गलत है। तो लोनार महाराष्ट्र में है, मुझे तो याद है ये उल्का पिंड से बनी है, ये तो बिल्कुल सही है। लोकटक झील सब जानते हो मणिपुर की सबसे फेमस झील है। रूपकुंड उत्तराखंड में है, बिल्कुल सही है। अब चिल्का झील आंध्र प्रदेश में है कि उड़ीसा में? जहां तक मुझे लगता है चिल्का खारे पानी की झील है और ये उड़ीसा में पाई जाती है। चिल्का उड़ीसा में, इसीलिए ऑप्शन सी गलत है। एक और क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो, मैं रुका हूं। जैसी टी लेवल कोशिश करिए, सही करके दिखाइए। तो डेफिनेटली याद रखिएगा, मोहिनी अट्टम केरला, सत्रिया असम, कुचिपुड़ी उड़ीसा का है। उड़ीसा का तो ओडिसी है, ये तो गलत लग रहा मुझे। भरतनाट्यम तमिलनाडु बिल्कुल सही है। तो कुचिपुड़ी है कहाँ का? तो मैं रहता तो ऑप्शन सी पर टिक मारता और मारता तीर कि भैया ये आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम केरला, केरला का कथक कली भी है। याद रखिएगा केवल कथक होता तब याद रखेंगे कि ये यूपी का है। ठीक है, तो भरतनाट्यम जो है आपका वो तमिलनाडु का पड़ता है। गॉट इट। तो इसलिए याद रखिएगा मोहिनी अट्टम केरला, सत्तारिया असम, भरतनाट्यम तमिलनाडु, लेकिन कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। जबकि इसमें क्या दिया था? उड़ीसा। जबकि उड़ीसा का क्या होता है? ओडीसी। So you will have to pay attention carefully, and I am reading both the languages. If you are literally facing any kind of problem, do comment and try to ask the questions very clearly. Because the students are less, that's why the session is going as the recording session, and I am explaining every of the topics so that everyone could get it very clearly after watching it as a recorded session. जस्टिस रजिंदर सच्चर कमिटी, ऐसे समझो कि सच्चर कमिटी किससे संबंधित थी? व्हाट डू यू से? वॉज सेटअप टू स्टडी, किसके अध्ययन के लिए किया गया था? भारत में पश्चिमी घाट के पर्यावरणीय मुद्दे के लिए, मीन्स द इन्वायरमेंटल इश्यूज ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन इंडिया, या फिर भारत के वैश्वीकरण का प्रभाव, द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया, या फिर भारत में सरकारी अस्पतालों द्वारा बनाए गए स्टैंडर्ड्स, द स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, या फिर भारत में मुस्लिम संप्रदाय के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द स्टेटस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया। तो सच्चर समिति बिल्कुल सही आंसर होगा डी। या गुड, गॉट इट। सच्चर समिति क्यों बनाई गई थी? तो भैया सच्चर समिति मुस्लिमों के उत्थान के लिए, उनके सामाजिक, इकोनॉमिक, एजुकेशनल स्टेटस, मुस्लिम कम्युनिटी के स्टेटस को बढ़ाने के लिए 2005 में 9 मार्च को प्राइम मिनिस्टर के अंडर में जस्टिस रजिंदर सच्चर कमेटी बनाई गई थी। ओके, गॉट इट। कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो दी वो 2006 में दे दी थी, साल भर के अंदर। ओके, गॉट इट। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आईएफएससी बैंक में यूज करते हैं ना, आरटीजीएस या एनईएफटी करते समय। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी in the context of the banking system in India? What does IFSC stands for? तो बाद में बैंकिंग पढ़ाई में IFSC क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सोशल कोड, इंडियन फाइनेंशियल स्ट्रक्चरल कोड, इंडियन फंक्शनल सिस्टम कैलकुलेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। देखो मुझे जहां तक लगता है ना कि फाइनेंशियल सोशल कोड का, ऐसा सोशल से तो कोई वो मतलब नहीं, तो दो ऑप्शंस तो कट गए। Now you tell me Indian Financial Structural Code या Indian Financial System Code, मुझे ये डी ऑप्शन सही लगा। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इज द राइट आंसर। तो बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा बहुत से लोग आईएफएससी कोड भी लगा देते हैं, आईएफएससी के बाद कोड फिर से कहते हैं, तो गलत है। जब आईएफएस कह दिया
तो सी मतलब कोड वो पहले से रिलेटेड है। जैसे कुछ लोग एलपीजी गैस कहते हैं, तो गलत है, एलपीजी होता है, गैस तो पहले से इंक्लूडेड। ठीक इसी तरह एफएससी होता है, याद रखिएगा 11 डिजिट का होता है, इसमें अल्फा और न्यूमेरिक दोनों होते हैं। जैसे SBIN 00735, तो कुछ अल्फा और कुछ न्यूमेरिक होते हैं, 11 डिजिट होती है कुल मिला। गॉट इट एवरीबॉडी? एक क्वेश्चन आता है, देखिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा बोलते हैं इसको, इसका हेडक्वार्टर पूछा है कहाँ पर है? द हेडक्वार्टर ऑफ द फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल, इसको बोलते हैं FIFA, फीफा। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? एम्स्टर्डम, मैड्रिड, पेरिस या ज्यूरिख? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, सोच कर बताओ। तो बिल्कुल सही आंसर होगा ज्यूरिख, जैसा कि मैंने बताया कि स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा। फीफा का फुल फॉर्म पूछ सकता है, इसलिए याद रखिएगा, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन is located at Zurich, Switzerland. It was founded in Paris firstly, France में, in 1904, 21st of the May. It organizes various major football tournaments which include FIFA World Cup. Gianni Infantino is the current president of FIFA. एक अच्छा नंबर का क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ। ब्राजील इज द मोस्ट सक्सेसफुल टीम इन फीफा वर्ल्ड कप, 5 टाइटल्स। आपने देखा होगा शकीरा का एक गाना भी आता है, वक्का वक्का सुने होंगे। एक तो ये आता है, एक तो लेट गो आता है। ठीक है, ये दोनों अफ्रीका अफ्रीका के लिए जो है ये शकीरा ने गाया हुआ है। ठीक है, और अफ्रीका के फीफा के लिए एग्जैक्टली गाया हुआ है। तो ब्राजील, अर्जेंटीना, स्पेन, ये सब गेम इस जो है क्रिकेट में तो नहीं फेमस है उतने, लेकिन ये सब फुटबॉल बड़े लेवल पर खेलते हैं। रशिया में 2018 का फुटबॉल खेला गया फीफा। इट वाज वॉन बाय फ्रांस, फ्रांस जीतता है। द रनर अप इज क्रोएशिया। गैज़्रेब जो है क्रोएशिया की राजधानी हो जाती है। और भी डिटेल्स पढ़िए। देखिए, कहते हैं ना कि आपको अपनी लाइफ में नॉलेज निकालना बहुत जरूरी है। तो ये सब जो मैं बताता हूँ एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन ही आपका लाइफ का इंटरेस्ट पैदा करेगा। एमसीक्यूज इंटरेस्ट नहीं पैदा करता, एमसीक्यूज आपका लेवल टेस्ट करता है कि आप किस लेवल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं। खैर, आइए देखते हैं, विच कंट्री हैज बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू डिक्लेयर अ क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी इमरजेंसी। इसने ग्लोबल वार्मिंग को और बायोडाइवर्सिटी के चेंजेस को लेकर एकदम इमरजेंसी, मतलब तत्काल रूप से एक्टिव करने वाले प्रभाव, इमरजेंसी समझते हो, बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन घोषित कर दी। सबसे पहली बार इमरजेंसी घोषित करने वाला देश यूके था। बट पहला नहीं पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछा कि जलवायु और जैव विविधता आपातकाल घोषित करने वाला दूसरा देश विश्व का कौन सा है? क्या वो भूटान है, कनाडा है, आयरलैंड है या नॉर्वे है? सोचिए, बताइए किस पे टिक लगाया जाए। तो बताएंगे कि भैया दैट आंसर इज आयरलैंड। आयरलैंड वो देश है। आयरलैंड हैज बिकम द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड to declare the climate biodiversity emergency. It happened after the Irish Parliament report
on the climate action was accepted by the government and opposite parties with the vote without a vote. चलो मैं इसको और अच्छे से समझा दूं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो तीन बातें समझिए, बहुत जरूरी है। क्लाइमेट चेंजेस की बात करेंगे तो याद रखिएगा, सूरज से निकलने वाली जो वेव्स होती हैं वो होती हैं शॉर्ट वेवलेंथ। ये आसानी से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर जाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मोटी लेयर होती है, इसको इतनी मोटी जितनी पृथ्वी को रिक्वायरमेंट है इतनी होती है, तभी तो पृथ्वी आप अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, ठीक है, तो पृथ्वी इतनी ठंडी होती कि आपका जीना इस पे पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है इसको। जब सूरज की शॉर्ट वेवलेंथ इसको चीर कर, कंबल को चीर कर अंदर आती है, तो ये पृथ्वी से टकरा कर पार्थिव किरण, जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं, उसे टकरा कर वापस लौटती है, तब ये लॉन्ग वेवलेंथ में बदल जाती है। तो इसको वापस लौटने में काफी मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है और ग्रीन हाउस गैस को, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को चीर करके बाहर निकल जाती है। कुछ पोर्शन नहीं निकल पाता, जिसकी वजह से ही पृथ्वी गर्म है। अगर ये सारा बाहर निकल जाता तो रात में इतनी ठंडी पड़ती कि हम जी नहीं पाते। तो पृथ्वी अपने प्राकृतिक रूप से खुद इसको पता है कि कितनी गर्मी को ट्रैप कर लेना है, कितना कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, उसके हिसाब से थी पृथ्वी कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड की हमें इतनी मोटी कंबल की जरूरत है। लेकिन मनुष्य आया पृथ्वी पर, मनुष्य ने कारखाने बनाए, मिसाइल बनाई, बम बनाया, परमाणु बम बनाया, तोप बनाया, तरह तरह के रॉकेट, तरह तरह के प्रयोग, आग जलाना, जंगल काटना, और जितने तरह की गंदगी कर सकता है सब मनुष्य कर लिया। अब इन सारी गंदगियों से कार्बन निकला, कार्बन निकला मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, पेड़ काटने, डिफॉरेस्टेशन से ये मेन कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही होती। तो जितनी मोटी चादर चाहिए थी पृथ्वी को, मानव ने उसकी चादर बदल दी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो थी ये और मोटी हो गई। अब इतनी मोटी लेयर, इतनी मोटी लेयर हो गई, अब सूरज की रोशनी आसानी से आ तो जाती है, लेकिन अब बाहर निकलना और कठिन हो गया क्योंकि मोटी लेयर हो गई। वैसे तो लॉन्ग वेवलेंथ हो जाने के कारण नहीं निकल पाती थी, और अब इतनी मोटी परत हो गई जिसके कारण अब एनर्जी ट्रैप हो जाती है। और अगर ये मोटी हो गई तो एनर्जी ट्रैप रह जाएगी, एनर्जी कभी बाहर नहीं निकलेगी, इतना ज्यादा उमस और हीट हो जाएगा कि पृथ्वी का ये ग्लेशियर जो है वो पूरी तरह से पिघलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ग्लेशियर पिघलेगा, पीने का पानी, नदियां खत्म, डैम सब खत्म, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर सब खत्म। ये पानी सारा कहाँ जाएगा? पानी जब पिघलेगा तो आपको पता है क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज होगा पानी के पिघलने से, तो तरह तरह के वायरस एक्टिवेट हो जाएंगे, नहीं, तरह तरह की बीमारी, महामारी, हर तरह की चीजें एक्टिवेट हो जाएंगी। और ये पानी गिरकर अंडरग्राउंड वाटर भी सूख जाएगा, सारा पीने का पानी खत्म। वर्ल्ड वॉर 3 कहते हैं ना कि ये इसी के कारण होने वाला है, पानी के कारण। एक और कारण है वर्ल्ड वॉर 3 का, सारा ग्लेशियर और नदी का पानी सूख कर चला जाएगा समुद्र में, तो कोस्टल एरियाज डूब जाएंगे। ये कोस्टल एरियाज की जनसंख्या सेंट्रलाइज्ड होगी तो जनसंख्या घनत्व बढ़ेगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होगी, खाने का राशन कम होगा, ठीक है, विश्व युद्ध छिड़ जाएगा जमीन को लेकर, जीने को लेकर, सरवाइव करने को लेकर, शिकार ज्यादा होने लगेगा, जंगल काटे जाएंगे और बवाल होगा। मतलब इट्स ऑल इज गोइंग टू बी लिटरली हैपन, ग्लोबल वार्मिंग होने वाला है। इसी को लेकर क्योटो प्रोटोकॉल, कोपेनहेगन सम्मेलन, COP 15, COP 21 चल रहा है, रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट, अर्थ आवर, तरह तरह के नागोया प्रोटोकॉल, समझे, या फिर आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सुना होगा, किगाली समझौता सुना होगा, तो इन सारी चीजों से संबंधित है। बायोडायवर्सिटी में इशू होगा, तरह तरह के जानवर पैदा होंगे, तरह तरह की बीमारी पैदा होगी। तो मतलब व्हाट आई जस्ट वांट टू टेल कि यू विल हैव टू बी केयरफुल टुवर्ड्स योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, टुवर्ड्स योर ग्लोबल प्रोटेक्शन। केवल अपना देश ही नहीं, जैसे आज 26 जनवरी है, आ रही है, या 26 जनवरी हो गई, तो याद रखिएगा 15 अगस्त हो गया। इस दिन क्या होता,
केवल अपने देश के लिए पैट्रियोटिज्म नहीं होना चाहिए, पैट्रियोटिक बनिए, लेकिन पैट्रियोटिक से भी ज्यादा अच्छा वर्ड हो गया है कॉस्मोपॉलिटन। भैया अब केवल अपने देश के बारे में सोचोगे तो काम नहीं चलेगा, पूरी पृथ्वी के बारे में सोचो। इज दैट क्लियर? तो छोटा वर्ड हो गया पैट्रियोटिक, अब क्या है कॉस्मोपॉलिटन। विश्व, केवल आप अपना भारत बचाकर करेंगे क्या? आप बचाएंगे कैसे? जब तक पूरा विश्व नहीं बचाएंगे तो भारत कैसे बचेगा? दैट्स व्हाई यू हैव टू बी केयरफुल एंड मेक अदर थिंक अबाउट इट। चलो खैर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भैया कौन सा एक पश्चिमी प्रवाह में नदी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर। मतलब वो ज्यादातर भारत की ढाल इधर साइड है, तो ज्यादातर नदियां इधर बहती हैं और अपने साथ डेल्टा लेकर आती हैं तो डेल्टा बनाती हैं। कुछ नदियां फॉल्ट्स में, कैचमेंट एरिया इनका फॉल्ट्स में होता है, और जो डेल्टा नहीं बनाती एस्चुरीज बनाती है। तो कुछ नदियों के नाम मैं बता देता हूँ, नर्मदा, माही, लूनी, ताप्ती। लेकिन इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, गोमती, कृष्णा, महानदी, साबरमती। कौन सी इसमें से नदी है जो इधर अरेबियन सी में गिरती है, ना कि बे ऑफ बंगाल में गिरती है? ट्राई टू फिगर इट आउट। हाँ विशाल। हाँ हाँ सभी को। हाँ गॉट इट। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था ये ग्लोबल वार्मिंग का। खैर कोई नहीं, 7 मिनट लगे उसको समझने में। आइए इसका आंसर बताइए जरा, देखूं कितने लोग जो है सही आंसर दे पाते हैं, मन में ही सोचिए। तो पश्चिमी प्रवाह तंत्र माही, लूनी, नर्मदा, ताप्ती और साबरमती गुजरात में यहाँ गिरती है, ये एस्चुरी बनाती है। गोमती, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी, अलकनंदा, ब्रह्मपुत्रा ये सब इधर साइड गिरती है, डेल्टा बनाती है। तो याद रखिएगा कि साबरमती नदी ही जो है वो पश्चिमी प्रवाह में है, मीन्स वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, बाकी सब ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। अब पूछ क्या रहा है कि भैया ये कौन से लेक में गिरती है, तो बताएंगे डेबर लेक में जो है ले जाकर मिलती है, ओरिजिनेट होती है और रावरी रेंजर से आगे हुए राजस्थान में मिल जाती है, तो गायब हो जाती है। खंबात की खाड़ी में अरेबियन सी में गिरती है। इसका डिस्टेंस जो है 371 किलोमीटर कवर करती है। लेकिन अगर हम बात करें गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी ये सब चीजें कहाँ गिरती हैं, तो ये ईस्टर्न रिवर फ्लोइंग होती है। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। निम्नलिखित में से कौन सा लौकिक आवास का एक बहुत अच्छा उदाहरण। लौकिक आवास मतलब समझो कि यू कैन पुट इट्स हार्ड, यू कैन लीव देयर, मतलब लैंड लिथो से संबंधित होता है, ऐसे याद रखो। अब बताओ दलदल लिथो है? नहीं। लेगून लिथो है? नहीं। तालाब लिथो है? नहीं। तो है फिर कौन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? लौकिक आवास है क्या? तो बताएंगे ग्रासलैंड, जैसे आप लोगों ने सुना होगा सवाना, प्रेयरी, सेल्वास, पंपास, वेल्ड, स्टेपी, कंपोज, और भी ऐसे बहुत से ग्रासलैंड हैं। उनके नाम और उनके देश के नाम याद रखिए। इस ग्रासलैंड को ही हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के नाम से जानते हैं। ओके गॉट इट? चलिए आइए अगला क्वेश्चन। कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के विशाल निकाय इंटेल, सब जानते हो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेडक्वार्टर ऑफ द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जाइंट इंटेल इज इन फ्रैंकफर्ट, टोक्यो, कैलिफोर्निया या लंदन। मैं हिंट कर दूं कि जो आईओएस का फोन आता है एप्पल का, जिसको आप लोग आईफोन कहते हैं, यही, ये बताइए मुझे कि ये कहाँ से आता है? इसका हेडक्वार्टर इसी में, तो ये इंटेल इंटेल सब लगता है ना, तो इंटेल एक बहुत बड़ा कंप्यूटर का हब हो गया है। अब ये कहाँ पर है तो बताएंगे कैलिफोर्निया। आईफोन भी यहीं पर बनता है। बाद में उसके बाद फ्रेंचाइजी इसने दी अलग अलग जगहों के लोगों को। चाइना में भी बनता है आईफोन। अब आईफोन पे चाइना, मेड इन चाइना लिखा है तो ये नहीं सोचेंगे कि नकली आईफोन है, उसने फ्रेंचाइजी दी हुई इसको। जैसे मैकडोनल्ड्स जो होता है सॉरी,
जो मैकडोनल्ड होता है अमेरिका में भी जो आप खाएंगे वहीं से पेन बनता था, लेकिन अब आप बनारस में भी खा सकते हैं, यूपी लखनऊ में भी खा सकते हैं, हर जगह खाएंगे और सेम टेस्ट। तो ऐसा नहीं है कि वो चाइना में बन रहा है मैकडोनल्ड तो मेड इन चाइना हो गया, नहीं। उन्होंने फ्रेंचाइजी दी है और सारे इंग्रेडिएंट्स और मटेरियल्स वही यूज करते हैं और वही स्टैंडर्ड के यूज करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि चाइना का सारा माल खराब खराब हो। ठीक है, चाइना ने अपना सूरज बना लिया, हम लोग बैठकर ये थोड़ी बुराई करेंगे कि हाँ उनका सेकंड हैंड है जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इन सारी चीजों को ध्यान दीजिए। इंटेल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में, गॉट इट। निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ कावेरी? वैसे देख लेते हैं हम। कैलिफोर्निया के सैंटा क्लारा में हेडक्वार्टर है इसका, इंटेल का, अमेरिकन मैन्युफैक्चरर ऑफ सेमीकंडक्टर कंप्यूटर सर्किट्स। कहा जाता है कि अमेरिका के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एलियंस उतरे, जिसकी वजह से अमेरिका टेक्नोलॉजी में ज्यादा डेवलप कर गया। अब पता नहीं ये बात कितनी सही है, लेकिन ऐसा है। ठीक है, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स से इंटेल का नाम हैज बिन डेराइव्ड। इंटेल का फुल फॉर्म अगर आपसे कभी पूछे कोई तो बताएंगे INT, इलेक्ट्रॉनिक्स का EL, तो इंटेल, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे याद रखना तो वो आसान रहेगा। गॉट इट। इट वाज फाउंडेड बाय टू अमेरिकन इंजीनियर्स, रॉबर्ट नॉयसी और गॉर्डन मूरे। कब? 1968 में, जिस समय हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। और हम लोगों को सिंपल सी चीजें, कॉन्सेप्ट आजकल समझ नहीं आता, और ये लोग उस समय नई नई कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी और क्या क्या ढूंढ देते हैं, वाह। हाँ, आज रिपब्लिक डे है। ओके, गॉट इट। चले आगे बढ़े। तो कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है अमरावती, भवानी, काबिनी या वैगई। तो जहां तक मैं जानता हूं, क्वेश्चन फिर से पढ़ दूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी? तो कावेरी की सहायक नदी अमरावती है, हाँ। भवानी है, हाँ। काबिनी है, हाँ। देखो, ये भी लड़की का नाम, ये भी लड़की का नाम, ये भी लड़की का नाम, ये भी लड़की का नाम। वैगई थोड़ा सा आउटर नाम लग रहा है, अजीब सा। तो मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन है। व्हाट इट। क्या बोल रही है पब्लिक? ऑब्वियसली। देखिए, मैं बता दूं कि ये सारे जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ, ये CDS में आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। CDS, FCAT और CAPF के कलेक्शंस हैं ये, मिसलेनियस क्वेश्चंस। शुरू में मैंने बताया था कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछ रहा हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं, सेंसस 2011, आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, ये ओवरऑल 12 सब्जेक्ट जो कि हर एग्जाम में काम आता है। बट ये क्वेश्चंस जो हैं, ये मॉक टेस्ट के मॉडर्न मॉडल पेपर हैं और PYQs हैं CDS के। तो ऑब्वियसली मैं CDS की ही जो है क्लासेस ले रहा। तो कभी भी पूछे कावेरी की सहायक नदी कौन नहीं है, तो वैगई नहीं है, याद रखिएगा इसको। वैगई जो है तमिलनाडु की एक रिवर है, एक बड़ी रिवर है, जो कि सुनंदा वैली से होकर बहती है। ठीक है, और याद रखिएगा ये श्रीलंका के आसपास के सेक्शन में गिरती है। अगर हम वेगई रिवर की भी बात करें कि इनका भी अपना कोई ट्रिब्यूटरी है, तो सिरुलियर, थेनायर, वराह और मंगलार करके इसकी 4 जो है वो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। बट काबिनी, कावेरी, भवानी और अमरावती लड़कियों के नाम लग रहे हैं, तो ये सब कावेरी की ही ट्रिब्यूट्स मानी जाती। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन। लास्ट के 4 क्वेश्चंस बचे हैं और बस टाइम खत्म होने को भी है। सलाल प्रोजेक्ट जो है इस कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर? कौन सी नदी पर बना है? किस नदी पर सलाल परियोजना का निर्माण किया गया है? मंजरा, भीमा, चेनाब या कृष्णा? किस पे टिक लगाएंगे? कोई बात नहीं, लेवल हाई हो जाएगा, पढ़ाई करते करते हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। डोंट वरी अबाउट दैट। तो
किस नदी पर सलाल परियोजना का निर्माण किया गया है? तो दैट इज चेनाब। याद रखिएगा, द सलाल पावर स्टेशन इज रन ऑफ द रिवर स्कीम, रिवर के बेसिस पर चलता है, इंस्टॉल्ड विद द कैपेसिटी ऑफ 690 मेगावाट। हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ अ रिवर चेनाब, जो कि जम्मू कश्मीर की नदी है, रईसी करके जो है एक जगह है, वहां पर बहती है। ये कितने बड़े एरिया को कवर अप करता है, बेनिफिशियरी करता है? चंडीगढ़ पंजाब का ही पार्ट हो गया, दिल्ली के आसपास पंजाब का ही पार्ट हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब दिल्ली हिमाचल प्रदेश एक हो गए। अब हिमाचल आ रहा है तो जम्मू कश्मीर भी आ जाएगा, और दिल्ली और पंजाब आ रहा है तो हरियाणा भी आ जाएगा, ऐसे याद रखो। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का भी एरिया कवर अप कर रहा। तो बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको याद रखना। सलाल प्रोजेक्ट जो है, ये चेनाब नदी जम्मू कश्मीर के सेक्शन को कवर अप करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। द सम्मुख सॉरी सांख्य स्कूल ऑफ फिलॉसफी। भैया फिलॉसफी कई थी ना, सांख्य थी, योग थी, दर्शन थी, आपने सुना होगा, न्याय थी, वैशेषिक है, आपने सुना होगा। तो अलग कणाद ऋषि थे ना, वैशेषिक के, न्याय के गौतम थे, दर्शन के कौन थे? जैमिनी। और योग के कौन थे? पतंजलि। तो बोले कि भैया सांख्य के कौन थे? तो सांख्य स्कूल ऑफ फिलोसफी की स्थापना पतंजलि, गौतम, कुमारिल भट्ट या कपिला या कपिल किसने किया? तो जहां तक मुझे याद है, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड, सांख्य वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई कपिल। इसको याद कर लो। कपिल ने सांख्य किया, महर्षि पतंजलि ने योग, गौतम ने न्याय, और जो कणाद ऋषि थे उन्होंने वैशेषिक। उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा भी आप लोगों ने सुना ही होगा, तो वो भी इसी इंडियन फिलोसफी में ही आता है, ध्यान से पढ़ना। लास्ट के 3 क्वेश्चन बहुत सीरियसली देखेंगे, बहुत ही सीरियसली। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज इन यूनेस्को इंटेंजिबल हेरिटेज साइट? देखो, टेंजिबल जिसे छू सकते हैं, जैसे ताजमहल भी यूनेस्को का ही क्या है, पार्ट है। इनटेंजिबल दैट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन बी फेल्ट ओनली। तो यूनेस्को ने किस नृत्य को अपनी विरासत सूची में लिखा? फुगड़ी बिल्कुल नहीं, झूमर लग तो रहा है, दलखाई बिल्कुल नहीं, छाऊ। अब झूमर और छाऊ को लेकर है। छाऊ नृत्य मास्क पहनकर किया जाता है, झारखंड का पार्ट है, झूमर राजस्थान का पार्ट है। अब आपको क्या लग रहा है किसने अमूर्त रूप से विरासत में शामिल किया है? तो लिटरली राइट आंसर है छाऊ नृत्य। इसको नोट कर लीजिए कि मास्क पहनकर देखोगे तो महिषासुर मर्दनी जो है, वो महिषासुर मर्दनी आपको देखने को मिल जाएंगी, समझे? महिषासुर मर्दनी छाऊ नृत्य करते हुए आपको दिख रही है, 2010 में किया हुआ है। याद रखिएगा, इसमें एनिमल, डाइटी, बर्ड, हंटर, रेनबो, हर तरह का मास्क पहन के आप क्या कर सकते हो, ये परफॉर्म कर सकते हो। झारखंड का पार्ट है ये छाऊ नृत्य। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? देखो, मंत्रिपरिषद के सारे मंत्री, इवन इवन प्राइम मिनिस्टर भी, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति। कौन से आर्टिकल में ऐसा मेंशन्ड है? ये तो अधिकार वाला है, ये तो हो नहीं सकता। 35 भी अधिकार में आता है, ये तो हो नहीं सकता। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये किस में आना चाहिए, आर्टिकल 51 के बाद वाली कहानी होगी, 52 से लेके आगे चल के। तो ये मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, आर्टिकल किस में दिया गया है? According to which article in the Constitution of India shall the Council of the Ministry be collectively responsible to the Lok Sabha? That is 75. Right answer 75 है, नोट कर लीजिए इसको कि according to the article 75 Indian Constitution, the ministers are collectively responsible to the Parliament in general and to the Lok Sabha in particular. Lok Sabha is a bridge between the executive law and legislature. याद रखिएगा, लोकसभा एक ब्रिज है कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच में। सबसे अलग जो हो जाती है वो न्यायपालिका होती है, जुडिशियरी।
and it was launched by the president with the help of Lok Sabha and Rajya Sabha. Total number of council ministers, which includes the prime minister, shall not exceed 50% of the total number of the member of Lok Sabha. इनकी संख्या भी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे तो लोकसभा में 552 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन थे, हटा दिए गए, लेकिन फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो 545 ही रह जाता है, जिनमें से 2 हटा दिए गए तो 543 आपको मिलेंगे। और राज्यसभा में 500 200 250 होते हैं, बट इसमें भी 12 मेंबर्स जो है वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा उनकी योग्यता के आधार पर। ठीक है, तो ये सब चीजें भी जानो थोड़ी बहुत। वैसे सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ऐसा जो है अथर्ववेद में कहा है। तो प्रेसिडेंट की 2 पुत्रियां हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इट वाज डिराइव्ड फ्रॉम आवर वैदिक कल्चर। हम लोग बाय कैमरल भले ही इंग्लैंड से सीखे हैं, लेकिन ये वैदिक कल्चर का ही पार्ट है। गॉट इट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ सॉरी, बोला है कि भैया लोकसभा के मंत्रिमंडल में जो नई वित्त मंत्री बनी है, अभी 17वीं वित्त मंत्री बनी है, बीजेपी ने बनाया है। तो बताइए कि वो वित्त मंत्री अभी हाल फिलहाल में कौन है? निर्मला सीतारमण, अमित शाह तो होम मिनिस्टर लग रहे, स्मृति ईरानी आपका दूसरा सेक्शन है, और राजनाथ सिंह। किसको 17वीं लोकसभा में वित्त मंत्री की पोस्ट दी गई? तो दैट आंसर in the cabinet of the 17th Lok Sabha, who has been appointed as the finance minister of India, and that is Nirmala Sitharaman. याद रखिएगा, ये वो दूसरी महिला हैं, she is the second woman to hold the post after Indira Gandhi, that is Ministry of Defense. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अभी तक इंदिरा गांधी ने काम किया। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो आती हैं वो आती हैं निर्मला सीतारमण। वो भी काम कर चुकी हैं, लेकिन अब डिफेंस से हटाकर इन निर्मला सीतारमण को फाइनेंस मिनिस्ट्री दे दी गई। आई बात समझ? नरेंद्र मोदी के अंडर में जो है ये चीज इनको बेनिफिशियरी मिला है। गॉट इट? नहीं, राज्यसभा में 250 होते हैं और लोकसभा में 552 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था। ओके चलो, बहुत सारी चीजें हम लोगों ने कर ली और काफी अच्छा सेशन गया। तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है, इससे जुड़िए। इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन की डिटेल मिल जाएगी, आपको ऑन डिमांड क्लास मिलेगी, आपका डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, एक अच्छा ग्रुप मिलेगा, मेरी आने वाली क्लासेस की लिंक्स मिल जाएंगी इस टेलीग्राम ग्रुप पर। एक्सपीरियंस्ड और वेटरन लोग मिलेंगे, अच्छे अच्छे टीचर्स मिलेंगे, अच्छे अच्छे क्वालिफाइड बच्चे मिलेंगे जिन्होंने एसएसबी दिया हुआ है। और तो और सबके अलावा आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, एम्बियंस। तो इससे जुड़िए। और अगर ये कॉपी पेस्ट नहीं कर पा रहे टेलीग्राम में, तो मेरे यूट्यूब के इस सेशन के नीचे जाइए, ऐसे एरो बनी होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसमें अनअकैडमी के एप्लीकेशन की लिंक है, मेरी स्पेशल क्लासेस की लिंक है, मेरी प्लस क्लासेस की लिंक है, मेरा कोड दिया है KSS10। इसको अप्लाई करके 10% का डिस्काउंट पा सकते हो। अगर आप लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर कोर्स और अनलिमिटेड ऐसे चाहते हैं तो प्लस का कोर्स खरीदिए। लेकिन आपको स्पेशल गाइडलाइन चाहिए, आप के पास टाइम कम है, आपका लास्ट अटेम्प्ट है, या फिर आप जॉब गोइंग स्टूडेंट हो, या जल्दी जॉब पाना चाहते हो, आपको पर्सनल गाइडलाइन चाहिए, अच्छा कोऑर्डिनेशन चाहिए, एक्सपर्ट की गाइडलाइन चाहिए, स्टडी मटेरियल अच्छा चाहिए, उस स्टडी मटेरियल को कैसे पढ़ें सर, टाइम टेबल बना दो, मेरा टेस्ट लो, टेस्ट से हमसे डिस्कशन करो, इस तरह की चीजें चाहिए सिस्टमैटिक, तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस का सब्सक्रिप्शन में आपको सीडीएस, एफकैट और सीएपीएफ तीनों बैचेस में इनरोल करने का मौका मिलेगा। ये है 11,000 रुपए 1 महीने 1 साल के लिए। लेकिन अगर कोड लगाते हो KSS10 तो 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट, मतलब कि 1100 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये पड़ेगा 9,900 का। ओके, तो ये कोड इंप्लीमेंट करिए और देखिए क्या बेनिफिट होता है। ओके, नहीं तो आइकॉनिक लीजिए, प्लस से स्विच कर जाइए आइकॉनिक पर। जो बच्चे सीरियस कैंडिडेट हैं, थोड़ा सा महंगा है, जैसे 13,200 का पड़ता है, लेकिन कोड लगाएंगे KSS10 तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट, और ये पड़ेगा 11,880 का।
मतलब प्लस मिल रहा है 9,900 का और ये मिला है 11,880 का, 2,000 का गैप है। अब 2,000 में स्पेशल ट्रीटमेंट मिल जा रही, पैसा लगा रहे हो तो थोड़ा और लगा लो, कोड लगाओ, मेरा कोड यूज कर लो और आज ही खरीदो क्योंकि 25 तारीख, 26 तारीख और 27 तारीख का एक ऑफर चल रहा है। एंड लगे रहो, आज की क्लास को फॉलो करो और जो ना बात समझ आई उस पे डिस्कशन करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड मेनी अदर थिंग्स आर आल्सो देयर। ठीक है, चलो